नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम टॉर्शन ऑफ शाफ्ट का सेकंड पार्ट की वीडियो है ये। इसमें हम टॉर्शन ऑफ शाफ्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है आपका टॉर्शनल टॉर्शनल shear स्ट्रेस वेरिएशन। टॉर्शनल shear स्ट्रेस वेरिएशन, ठीक है। टॉर्शनल shear स्ट्रेस वेरिएशन में हम क्या करेंगे, एक सॉलिड शाफ्ट में और एक होलो शाफ्ट में shear स्ट्रेस किस तरीके से वेरी करता है वो देखेंगे। सपोज यहाँ पर एक शाफ्ट है, ये आपकी एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। ये सर्कुलर लग नहीं रही है, एक मिनट। यहाँ पर आपकी एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। अब सर्कुलर शाफ्ट में वेरिएशन किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए आपका किस तरीके से वेरिएशन होता है इसमें। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन आपका अलोंग द क्रॉस सेक्शन पे हम वेरिएशन बता रहे हैं, ये लीनियर होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन पे वेरिएशन आपका क्या होता है, लीनियर होता है। किसके, रेडियस के। जैसा जैसा आपका रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देख रहे होंगे टाउ मैक्स मैंने कहा था कैपिटल आर पे होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर आप देखेंगे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सेंटर पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और बिलो द सेंटर यहाँ पर क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में होगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस का। यहाँ पर आप अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर्टिकुलर आर पर ये क्या आपका आर आर पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, टाउ, ठीक है। और यहाँ कैपिटल आर ये वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका क्या, कैपिटल आर टाउ मैक्स, ठीक है। तो आपका शेयर स्ट्रेस का रेडियस से क्या है, लीनियर रिलेशन, ठीक है। अभी चारों तरफ इसी तरीके से होता है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ से ड्रा करूँ तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ड्रा होगा। अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो दूसरी तरफ से ये इस तरीके से होगा यहाँ पर, और दूसरी तरीके से ये यहाँ पर। यहाँ से भी आप देख सकते हो इस पर स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ पर। फिर जैसे जैसे हम रेडियस के पास जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है और सेंटर पे जीरो है। उसके बाद फिर आपकी ये बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई और मैक्सिमम रेडियस पर मैक्सिमम वैल्यू। तो टाउ मैक्स का वेरिएशन आपका क्या होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन जो निकल के आया वो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स ब्रैकेट में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। ये मैंने कहाँ से किया, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके आप लिख सकते हो ना, टाउ आर इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाय कैपिटल आर। तो ये लीनियर रिलेशन में होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर हमें टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी हो, सबसे पहले तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि टाउ वेरीज यानी शियर स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। किस केस में, ये केस कौन सा है, फॉर सॉलिड शाफ्ट। ये आपका सॉलिड शाफ्ट का केस है। यहाँ से तक आपका सॉलिड शाफ्ट का केस हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें
कि यहाँ से हम किस तरीके से देख पा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम होगी। अब देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इस पर देखते हैं इसको, तो आपको मैं बता दूं कि सपोज़ ये आपकी सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, ये आपकी हमने क्या बना दी, सॉलिड शाफ्ट। अगर मैं इस सॉलिड शाफ्ट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस सॉलिड शाफ्ट की बात करूं तो यहाँ सर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये सॉलिड शाफ्ट आपकी, ये आपकी सॉलिड शाफ्ट अब क्या होता है, हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमने एक रेडियस ये ले लिया, दूसरा रेडियस ये ले लिया, ठीक है, तीसरा रेडियस आपका ये ले लिया और चौथा आपका मैक्सिमम रेडियस तो ये वाला है ही। तो आप देखेंगे हर पॉइंट पर जो रेडियस के हर पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी, यानी इस रेडियस के जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को रेडियस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने वैल्यू हर पॉइंट पर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। उसके बाद यहाँ पर हर पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी 60, और इससे ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, इस पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 80। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाउ मैक्स आपका क्या है इस केस में 80 मेगापास्कल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर हम होलो शाफ्ट की बात करें, ये तो थी सारी सॉलिड शाफ्ट की, कि ये सेंटर से यहाँ पर 20 वैल्यू है तो यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, इस सेंटर से फिर दूसरे सेंटर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 40, 40, 40, 40, फिर उसके बाद सेंटर से तीसरे डिस्क जाएंगे 60, 60, 60, टाउ मैक्स 80, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर 80 है। अब अगर हम बात करते हैं होलो शाफ्ट की, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, अब होलो शाफ्ट के लिए ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर होलो शाफ्ट ड्रा करेंगे, ये आपका इनर रेडियस है और ये शाफ्ट का आउटर रेडियस, ठीक है। ये आपका इनर रेडियस है और ये शाफ्ट का आउटर रेडियस। अब देखिए होलो शाफ्ट में जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो किस तरीके से होता है। होलो शाफ्ट में जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपकी वैल्यू ना 0 से मैक्सिमम नहीं जाती, यहाँ पर आपकी टाउ मिनिमम से टाउ मैक्सिमम जाती है। यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशन होगा, ठीक है, यानी कि टाउ मिनिमम से यहाँ पर आपका टाउ मिनिमम से टाउ मैक्सिमम तक होगा। ये आपकी वैल्यू टाउ मैक्सिमम है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी टाउ मिनिमम, ठीक है। सिमिलरली इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी टाउ मिनिमम, यानी मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेस, और यहाँ पर आपका होगा टाउ मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस। अलग अलग रेडियस पर, ठीक है, अलग अलग वैल्यू होगी। इसमें हम एक वैल्यू याद रखनी है, ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं हम स्मॉल d/2, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपकी कैपिटल D/2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये थिकनेस dt से डिनोट करते हैं। अब आपको याद इसमें फॉर, ये आपका क्या है, फॉर होलो शाफ्ट के केस में है वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है, इट वेरीज फ्रॉम टाउ मिनिमम टू टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रेशो होगा टाउ मिनिमम अपॉन में टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू RI अपॉन में R0, दैट इज़ D अपॉन में
डी दैट इज इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन किसके लिए होगा? टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होगी फॉर होलो शाफ्ट। अब हमने होलो शाफ्ट पे और आपका दूसरे पे, दोनों पर हमने होलो और सॉलिड शाफ्ट पे वेरिएशन देखा। इसके बाद हम आते हैं जर्नल इक्वेशन पर। देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी जर्नल इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जर्नल इक्वेशन मैंने बताई थी पिछले क्लास में, यहाँ पर उसको एक बार रिवाइज करते हैं। टी आर बाई जे टाउ मैक्स बाय आर और आर नॉट इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ठीक है, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, इसके अगर मैं बात करूँ तो इस पार्ट को बोलता हूँ ए पार्ट, इसको बोल देता हूँ बी पार्ट, और इसको बोल देता हूँ सी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार ए बी को इक्वल करेंगे, वहाँ से हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक बार बी सी को इक्वल करेंगे, वहाँ कैसे यूज़ करेंगे, और अगर ए सी को यूज़ करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले यूज़ करते हैं हम ए इक्वल टू बी, केस 1। इस केस में आपका क्या निकलेगा, देखो a इक्वल टू बी जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाउ मैक्स निकालने के लिए। किस तरीके से, आप इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ जेड पी। अब ये जेड पी क्या है, ये पोलर सेक्शन मॉडुलस है। किस तरीके से आता है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, टाउ मैक्स निकालने के लिए, वेयर जेड पी जो है वो कहाँ से आया, ये जेड पी है, ये कहाँ से आया, ये आया आपका जे अपॉन में आर और आर नॉट। ठीक है, ये यहाँ से आया। अगर हमें यहाँ से रजिस्टिंग टॉर्क निकालना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रजिस्टिंग टॉर्क निकालना हो, तो इस टाइम पर इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से टाउ मैक्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं जेड पी, शाफ्ट का जेड पी, शाफ्ट में टॉर्क आपको पता हो कितना अप्लाई हो रहा है, आप यहाँ से टाउ मैक्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इस पर रजिस्टिंग टॉर्क निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जेड पी को एक तरफ लेके यहाँ होगा टाउ परमिशिबल, यहाँ पर आपको पता होगा कि उसका टाउ परमिशिबल क्या है, कितना वो परमिट कर सकता है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ से दो तरह के इक्वेशंस के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर दूसरी बात हम करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी इक्वल टू सी करते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके लिए केस जो इसका सेकंड केस बना वो ये बनेगा, अगर आपको जी की वैल्यू गिवन हो, एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन हो और लेंथ गिवन हो, उस केस में अगर आपको टाउ मैक्स निकालना हो तब आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इक्वेशन को आप बनाएंगे। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, टाउ मैक्स निकालना है आपको और आपके पास है जी आर थीटा बाय एल। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन यहाँ से निकल गई। उसके बाद चौथी इक्वेशन की बात करें तो हम क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए। केस थर्ड, यहाँ पर अगर आपको थीटा निकालना होता है बेसिकली ज़्यादातर केसों में, तो आप थीटा निकालते हो और किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, आपको लिखना होता है थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे। एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टिंग टॉर्क निकालने की, ठीक है, तो हम इस वाले पर किसकी, अगर हम बात करें इस केस पर तो टी आर किसके लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ परमिसिबल। ठीक है, और वही अगर टी आर हमें निकालना हो किसके लिए, होलो शाफ्ट के लिए, तो होलो शाफ्ट के लिए वही वैल्यू होती है, यहाँ पर बता देते हैं, टी आर रजिस्टिंग टॉर्क ठीक है, ये आपका हो गया क्या, पाई बाय 16 डी की क्यूब 1 माइनस के की पावर 4
वहीं पे के आपका क्या है, यहाँ पर के है आपका रेशो, ठीक है, डी आई अपॉन डी आउटर का रेशो के, ठीक, जो कि मैंने पहले बताया था होलो शाफ्ट के लिए आपकी यहाँ पर जो के आया वो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है डी आई अपॉन में डी ओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया होलो शाफ्ट के लिए, ये आपका हो गया सॉलिड शाफ्ट के लिए। अब कुछ केसेस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनके बाद जिस तरह केसेस आपके बन के आते हैं। सबसे पहला अगर बात करूं मैं, दो केस यहाँ पर बनते हैं। पहला, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दूसरा अगर आपका शाफ्ट का डाया सेम है। दोनों केस होते हैं, एक सॉलिड और हम कंपेयर करेंगे सॉलिड शाफ्ट को होलो शाफ्ट से। कौन से केस में? पहला केस आपका फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन area, for a given cross section area hollow shaft has high TR, ठीक है, यानी कि फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया होलो शाफ्ट हैज हाई TR, हाई टॉर्शनल रेजिस्टेंस होता है। सेकंड केस होता है फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा ये आपको इंपॉर्टेंट बड़े बात भी इसके साथ बता दी कि होलो शाफ्ट का हाई TR होता है। और दूसरी बात ये होती है फॉर अ गिवन डायामीटर, मतलब डायामीटर सेम हो यहाँ पर, फॉर अ गिवन डायामीटर सॉलिड शाफ्ट हैज़ हाई TR। इस केस में सॉलिड शाफ्ट का टॉर्शनल रेजिस्टेंस हाई होता है। एक चीज़, इस इन दोनों केसेस का भी हम डिटेल में देखेंगे दोनों केसेस को। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आपका फॉर सेम एंगुलर वेलोसिटी हो, अगर आपकी शाफ्ट रोटेट हो रही हो सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो आप ये कहते हैं ना पावर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पावर किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर एक अगर मैं बात बोलूँ तो पावर किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, पावर डिपेंड करेगी किस पे, टॉर्क पे। पी क्या होता है 2π/NT/60, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। और पीछे अभी हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था π/16 d³ इंटू टाउ परमिसिबल, तो इस केस में मैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा d³, ठीक है। तो इसी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d³ के, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली निकल के आया पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, d³ के, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ, डायरेक्टली क्या, पावर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d³, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोनों केसेस को अलग अलग करने के बारे में, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम, नोट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपका नोट। देखो, अगर जब भी हम बात करें किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ में स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस आपका किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस आपका डिपेंड करता है दो ही चीज़ों पर, लोड अप्लाइड पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। स्ट्रेस इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि ई की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल है। अगर एरिया और एरिया पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लोड अप्लाइड पे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल और लेंथ। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस आर
depend on the load applied, and the cross sectional area। ठीक है, इसका मतलब आपका हो गया स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, दैट इज ई जी एंड लेंथ आल्सो। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बॉडी फोर्स की बात करेंगे तब वो आपका सेल्फ वेट की बात करेंगे तब वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाइड करेंगे तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लोड अप्लाइड पर डिपेंड करेगा। यानी कि इसमें जो एक्सेप्शन है वो लिख देते हैं हम। एक एक्सेप्शन है वो ये कि इट डिपेंड ऑन मटेरियल only when body force or self weight is applied। ठीक है, अगर सेल्फ वेट अप्लाइड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये आपका इस पे लागू नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अब हम आ जाते हैं अपने उन्हीं केसेस पर। उन केसेस को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कौन सा केस यहाँ पर करना है, व्हेन डायमीटर मटेरियल आरपीएम लेंथ आर सेम फॉर बोथ द शाफ्ट। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर व्हेन डायमीटर फॉर अ गिवन डायमीटर कंपेयर सॉलिड एंड, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम फॉर ए गिवन डायामीटर मीन्स डाया सेम। कंपेयर सॉलिड एंड होलो शाफ्ट। ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं। सॉलिड और होलो शाफ्ट को किस तरह से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप डाया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फॉर गिवन डायमीटर, अगर डायमीटर सेम हो तो आपका क्या होता है, जो आपका सॉलिड शाफ्ट है वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करती है एज़ कम्पेयर टू होलो शाफ्ट। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। देखिए, पावर ट्रांसमिटेड, हर एक चीज़ जो चीज़ का के बनते हैं उसको लिख देता हूँ। पावर ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पावर का फॉर्मूला, पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टॉर्क के, तो पावर का रेशो आप टॉर्क पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ परमिसिबल करके दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो पावर फॉर होलो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये रेशो किसके इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस के की पावर 4 जो कि ग्रेट ये है। ठीक है, इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है आपका कि जो पावर है वो सॉलिड पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होलो। ये कहाँ से आया रेशो, ये रेशो अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाला रेशो कहाँ से आया, ये रेशो आपका आया है, अगर हम टॉर्क करेंगे, टॉर्क लिखेंगे पाई बाय 16 डी क्यूब। ठीक है, और टाउ परमिसिबल सॉलिड के लिए इसके नीचे पाई बाय 16 डी क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस क्या के की पावर 4। यहाँ से आप इसे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाउ परमिसिबल होगा, टाउ परमिसिबल काटेंगे तो ये बच के आएगा 1 माइनस के की पावर 4। तो ये ऐसे आता है। ठीक है, और के होता है, के क्या है यहाँ पर, के है यहाँ पर डी आई अपॉन में डी आउटर। ठीक है,
क्योंकि लेस देन 1 होगा इसलिए हम ही साबित हुआ ये। तो मैंने आपको बताया ये इस तरीके से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बन किया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर पावर का रेशियो होता है। इसी तरीके से हम निकालेंगे। अगर एक के इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ़ के की वैल्यू को अगर हाफ कर देना तो जो सॉलिड है वो होलो से, और जो सॉलिड होलो से आपका 7% ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1.07। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर के की वैल्यू हाफ हो, कभी डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में के की वैल्यू हाफ होकर नॉर्मल है इसलिए के की वैल्यू हाफ से पूछता है, तो आप लिख सकते हो पावर इंक्रीज बाय 7%। तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा आपका पावर इंक्रीज बाय 7%। 7% से पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें लिखूँ तो एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ होलो, इनका रेशो होता है आपका 1 माइनस के की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम के की वैल्यू को हाफ पुट कर दें तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 4/3, दैट इज़ 1.33। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही मैं आपको और बताऊं तो एक इसी केस में होगा आई एस अपॉन, यानी कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये इसका रेशो, और पोलर मोमेंट का सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये सेक्शन मॉडुलस है आपका ZP। ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस और सिंपल सेक्शन मॉडुलस सबका रेशो होगा 1 माइनस 1 की पावर k की पावर 4, जो कि आपका p पावर का भी था। ठीक है, 16/15 अगर हाफ लेंगे वैल्यू 1.07। ये तब का केस है अगर आप k की वैल्यू को हाफ लेते हो, तो यहाँ पर आपका 1.07 7% इंक्रीज होगा। ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर सेम डाया के लिए है। लिख देता हूँ फॉर सेम डाया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा। अब इसके बाद अगला केस की बात करें हम, अगले केस की बात करूं तो वो आपको होगा फॉर सेम वेट। जब हम बात करेंगे फॉर्म सेम वेट तो वहाँ पर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, कि मटेरियल सेम होगा, तो हम लिख देते हैं फॉर सेम वेट। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, बाकी आरपीएम लेंथ सेम होंगे। देखिए, अगर आपका वेट सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्या होगा, ऑब्वियसली होलो का डाया क्या होगा, सेम नहीं होगा, होलो का डाया ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। इस केस में आपका जो निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये होते हैं। पहली बात, अगर आपको डाया का रेशो बनना है तो ये डी है आपका किसका, ये डी है आपकी सॉलिड का, सॉलिड शाफ्ट का डाया। यहाँ पर आपका होलो शाफ्ट का डाया कैपिटल डी से डिनोट किया है। ठीक है, ये आपका होता है √1 माइनस के स्क्वायर। के हर जगह सेम है, के की वैल्यू होती है डी, मतलब डी इनर। ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। सेकंड, सेकंड की बात करें तो पावर इस केस में आपका होलो शाफ्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, होलो शाफ्ट ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करती है, यानी यहाँ पर आ जाएगा √1 माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन में 1 माइनस के की पावर 4। ठीक है, जो कि आपका लेस देन 1 है। इस केस में क्या होता है, पी एस इज़ लेस देन पी की पावर 4 होता है। इफ़ अगर हम के की वैल्यू हाफ पुट कर दें तो यहाँ पर आपका पी एस और पी एच दोनों का रेशो हो जाएगा 0.7, यानी कि
आपका यहाँ पर क्या होता है, 7% यहाँ पर लेस होता है। ठीक है, अब एक आपका इसमें बच गया आई और जे का रेशो। ठीक है, यानी कि आपका पोलर सेक्शन मॉडुलस और हाइयर सेक्शन पोलर सेक्शन मॉडुलस का रेशो। तो इसका इसमें आता है आपका पावर का रेशो हो गया, इसका आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - k² 1 + k²। अगर k की वैल्यू हाफ है तो 3/5 दैट इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, ये भी किसके लिए है, फॉर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने, दो पॉइंट्स आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ जो कि हमने भी देखे। फॉर ए गिवन डायामीटर for a given diameter, that is for a given radial space, solid circular shafts are preferred for power transmission than hollow। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पावर सॉलिड डाया में क्या होता है, गिवन अगर सेम डाया हो तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट आपकी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करती है। क्यों, ड्यू टू देयर हाई पोलर सेक्शन मॉडुलस और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ड्यू टू देयर हायर पोलर सेक्शन मॉडुलस and polar moment of inertia। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो अगर हम बात करें फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उस केस में क्या होता है, फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया होलो सर्कुलर shaft are preferred than solid shaft due to their higher polar section modulus and higher polar moment of inertia। due to their higher polar section
modulus and higher polar moment of inertia। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड और होलो शाफ्ट का। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पर आते हैं, अगर आपका पहला केस यहाँ पर बनेगा आपका क्या, शाफ्ट अगर आपकी, अब हम पढ़ रहे हैं शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था टाउ टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या था, सॉलिड शाफ्ट के लिए टी बाई यहाँ पर था जेड पी। अगर हम इसको सॉल्व करते 16 t बाई पाई डी क्यूब होता है सॉलिड के लिए। ठीक है, और अगर होलो की बात करें तो 16 t बाई पाई डी क्यूब 1 माइनस के की पावर 4 होती है। ठीक है, ये मैं पहले रिवाइज कराता हूँ। ये आपका केस है, टाउ मैक्स निकालना है, होलो का ये है, और ये आपका किसके लिए है, सॉलिड के लिए। ठीक, सिमिलरली अगर आपको थीटा निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये पीछे बताया था, टी एल अपॉन जी जे है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 32 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4। ये सॉलिड के लिए है, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर जे की वैल्यू को खोल दिया बस, जो कि आपका है पाई डी की पावर 4 अपॉन में 32 ऊपर चला गया, तो ये बन गया। इसके बाद अगर हम होलो शाफ्ट के लिए करें तो 32 TL अपॉन पाई जी, अब डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर भी 4। ये आप किसके लिए हो गया, होल सॉलिड शाफ्ट, और ये हो गया आपके होलो शाफ्ट के लिए। मतलब ये आपका हुआ किसके लिए, सॉलिड, ये आपका हुआ किसके लिए, होलो। इसी तरीके से आपकी ये दो कंडीशन है। अब ये दो कंडीशन, ये वाले आपके, एक तो सॉलिड और होलो दोनों में आप किस तरीके से निकालेंगे वो बताया। अब इनको ये सेटिस्फाई कहाँ पर होती हैं ये कंडीशन बता देते हैं। इसके बाद कहीं आप इनको हर जगह लगा लो, तो सेटिस्फाई के केस में आपका यहाँ पर आता है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द अबव इक्वेशन। मतलब जो प्रीवियस इक्वेशंस थी, उनका पहली कंडीशन क्या होगी, शाफ्ट शुड बी सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक। पहली तो कंडीशन यही है। शाफ्ट शुड बी, ये आपके जो फॉर्मूले थे वो सर्कुलर के लिए थे, एंड प्रिज्मेटिक मतलब थ्रू आउट द लेंथ सेम डाया होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आपकी शाफ्ट शुड बी अंडर प्योर टॉर्शन। ये तो सारी इक्वेशन प्योर टॉर्शन में लगती हैं, इसलिए ये तो आपको हर जगह वैलिड है। शाफ्ट शुड बी अंडर प्योर टॉर्शन। ठीक है, थर्ड की बात करूँ, शाफ्ट शुड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। शाफ्ट शुड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब अगर मटेरियल चेंज होगा तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम शाफ्ट इन सीरीज़ की। ठीक है, शाफ्ट इन सीरीज़, उसके बाद बात करेंगे शाफ्ट इन पैरेलल। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है यहाँ पर आएगा शाफ्ट इन सीरीज़। ठीक है, अब शाफ्ट इन सीरीज़ की अगर बात करें
तो यहाँ पर शाफ्ट इन सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इसको अगर और सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन, इसको हम बोलेंगे एंड टू एंड कनेक्शंस, दैट इज इक्वल टू ये आपका हो गया शाफ्ट इन सीरीज़। अब यहाँ आप टी टॉर्क लगा दिया, ठीक है, इसका डाया आपका D1 था, इसका डाया आपका D2 था, तो ये हो गया आपका शाफ्ट इन सीरीज़। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आप इनकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, जब सॉल्व करोगे तो इन कंडीशंस को लगाते हैं, और वन वर्ड में तो डायरेक्ट कंडीशंस आती हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट आर कॉम्यूलेटिव, इसका मतलब जो थीटा था, इसका थीटा ए, अगर मैं इसको ABC लिखूं तो नेट थीटा टोटल इज इक्वल टू होता है थीटा AB प्लस थीटा BC, ठीक है। इसी तरह से प्लस थीटा डॉट 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 अगर और शाफ्ट करें तो उस हिसाब से होगा, मतलब थीटा ऐड हो जाता है। सेकंड थिंग क्या होती है, टॉर्क आर इक्वल एंड लाइक इन नेचर, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलूँ तो यहाँ पर क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू T, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन की एक लगाने की एक कंडीशन है, इस वाली को अप्लाई करने, एक इस वाली कंडीशन को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो ये टॉर्क इज अप्लाइड एट द एक्सट्रीम एंड। टॉर्क इस जैसे इसमें बनाओ, इस जैसे इसमें अप्लाइड एट एक्सट्रीम एंड, क्योंकि अगर टॉर्क बीच में अप्लाई हो गया तो उस केस में आपका सारे टॉर्क कर लेंगे, तो आप ऐसा यहाँ से टी, फिर यहाँ से आप कंडीशन होगी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो इसमें से इसको माइनस करके बचा हुआ ये वाला पार्ट यहाँ टॉर्क लगेगा। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अगला केस है शाफ्ट इन पैरेलल। शाफ्ट इन पैरेलल, शाफ्ट इन पैरेलल पे आप देखेंगे यहाँ पर सरफेस कनेक्शन होता है। याद करने का तरीका यहाँ पर होगा आपका सरफेस कनेक्शन। सरफेस कनेक्शन बोले तो एक शाफ्ट इस तरीके से होगी और उसके अंदर दूसरी शाफ्ट इस तरीके से होगी। ये आपकी एक शाफ्ट और उसके बाद ये आपकी दूसरी शाफ्ट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ शाफ्ट 1, इसको बोलते हैं हम शाफ्ट 2, ठीक है। और इस पर अप्लाई कर दिया हमने टॉर्क टी, तो ये आपका पैरेलल केस हो गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपकी कंडीशन होंगी। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या होगी, टॉर्क का, यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क आर कॉम्यूलेटिव, कॉम्यूलेटिव मतलब दैट इज T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये होगा यहाँ पर नेट टॉर्क क्या होगा, जिस ये टॉर्क लगेगा इस पर टॉर्क लगेगा, वो नेट टॉर्क के इक्वल होगा। सेकंड थिंग जो इसमें होती है वो होती है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट आर इक्वल लाइक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगर हमें परमानेंट पूरी शाफ्ट का एक थीटा निकालना हो तो हम होता है TL अपॉन नीचे आता है G1 प्लस G2 यहाँ पर टॉर्क जो नेट टॉर्क लगा और जो नेट लेंथ है शाफ्ट की,
ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका सीरीज और शाफ्ट पैरेलल शाफ्ट का हुआ। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और होती है, मैं उसको आपको बताता हूँ। अगर आपका रिडंडेंट कीज है, बाकी तो आप इन इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स एक दो लगाओगे आप बुक से, तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर एक रिडंडेंट का केस होता है, मैं वो आपको बताता हूँ शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये एक फिक्स्ड एंड है, इसके बाद यहाँ पर एक और फिक्स्ड एंड हो गया, दो फिक्स्ड एंड है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक बी पॉइंट है और यहाँ पर आपका दूसरा सी पॉइंट है। ठीक, तो हमने क्या किया, दो यहाँ पर दो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। एक आपका 3T, ठीक है, एक आपका T। ठीक है, यहाँ पर L, इसकी लेंथ बीच में 2L और यहाँ पर आपकी L। ठीक, यानी कि यहाँ A B, ये पॉइंट C है और ये D। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले वो आपको हमने राइट हैंड रूल बताया था, तो राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको सारा ना बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ये आपकी शाफ्ट हो गई। ठीक है, इसको आपने क्या किया, स्ट्रेट किया, ये आपकी दूसरी शाफ्ट हो गई ना, सॉरी शाफ्ट, तो ये आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, बी पॉइंट पर अगर हम टॉर्क की बात करें तो बी पॉइंट पर जो टॉर्क लगेगा वो, ये आपका बी पॉइंट है ना, इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और सी पॉइंट की बात करूँ तो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स स्टैंड है, फिक्स स्टैंड पे भी टॉर्क लगेगा। फिक्स स्टैंड पे कौन सा टॉर्क लगेगा, फिक्स टॉर्क लगेगा, यानी कि ये टी ए हो गया और यहाँ पर भी आपका टी डी हो गया। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका है, आप नेट टॉर्क निकालिए। ठीक है, यानी कि टी नेट अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2T, वो भी आपका इस डायरेक्शन में। कैसे निकाला, ये आपका 3T है, ये आपकी वैल्यू 3T है, ये आपकी वैल्यू T है। ठीक है, नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, 3T माइनस T, तो यानी कि 2T हो गया नेट टॉर्क। उसके बाद नेट टॉर्क के इक्वल करेंगे किसे, देखिए अब निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज आपको टी ए निकालना है, अब इसको आपको ध्यान से सुनिए, टी ए निकालना है तो टी आप कैसे निकालेंगे, ये और इसकी डायरेक्शन देखेंगे जस्ट अगले वाले की, ए पॉइंट से दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव, 3T क्या है पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव, इनटू दूसरी साइड की लेंथ, दूसरी साइड की लेंथ कितनी है टोटल 3L, तो 3L। ठीक है, अब प्लस साइन ब्रैकेट में, यहाँ पर दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है तो माइनस टी, सेम डायरेक्शन में माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसकी अपोजिट 25, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसकी अपोजिट लेंथ, अपोजिट लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की अपोजिट लेंथ भी कितनी है 3L, तो यहाँ पर लिखेंगे 3L अपॉन में टोटल लेंथ 4L, तो यहाँ सॉल्व हो गया 2T, तो यानी टी ए की वैल्यू कितनी होगी 2T। ठीक है, अब
टी ए की लेंथ 2t हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है टी ए प्लस टी ए प्लस टी डी इज इक्वल टू 3t माइनस टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगी टी बी की, टी बी है सॉरी, टी डी की वैल्यू, हाँ यहाँ से आपकी टी डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, नहीं देखो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ से इससे रहने दो, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। टी ए की वैल्यू कितनी आएगी 2t, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ से यहाँ तक की, अगर हम बात करें, ठीक है, इस सेक्शन की बात करें तो इसके जस्ट यहाँ पर छोड़ दो इसको, ठीक है। तो इस सेक्शन की बात करो तो कितनी है यहाँ से, टी ए से बी तक की वैल्यू कितनी है 2t, ठीक है। मैं समेशन टी इज इक्वल टू जीरो कर दूँ मैं, इसके बाद समेशन टी इज इक्वल टू जीरो करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t माइनस 3t, ठीक है, प्लस टी डी, यहाँ से इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, टी डी की वैल्यू यहाँ से भी आ जाती है आपकी जीरो, टी डी की वैल्यू जीरो आती है। यहाँ से कंपेयर करके देख लो, 2d यहाँ से यहाँ तक कितना है 2t ए से बी, ठीक है। अब ये इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी, और यहाँ प्लस टी, तो कितना हो गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जीरो। आप इसको रहने देना, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से कर देता हूँ कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है, नेट टी निकाल लेना है 2t, ठीक है, नेट टी मतलब इनको तो सॉल्व करके, ठीक है। नेट टी निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है दैट इज़ नेट टी आपकी वैल्यू, नेट टी आपकी वैल्यू है, नेट टी आपकी वैल्यू निकाल लेनी है। नेट टी की वैल्यू निकालने के बाद आपको करना है टी ए, टी यहाँ से आपको ये वाला याद रखना है, टी ए में आप देखो यहाँ से करना है टी ए निकालने का फॉर्मूला है, वैसे टी डी में भी सेम अप्लाई करते हैं, मैं टी ए निकाल रहा हूँ। टी ए केस में करना है सबसे पहले जो, अगर उसके जस्ट अपोजिट वाले को देखना है, क्योंकि यहाँ से इधर को चलेंगे हम, जस्ट अपोजिट देखेंगे, इसके साइन देखेंगे, अगर ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आपको करना है प्लस का साइन लेना, तो प्लस का 3t आया, ठीक है। उसके बाद जिसकी लेंथ की हम निकाल रहे हैं उससे दूसरी तरफ में जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर आपका टी है, ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो माइनस साइन, और इससे पीछे की बची जितनी लेंथ है, जितनी लेंथ कितनी है 3l से मल्टीप्लाई अपॉन में टोटल लेंथ, सॉल्व करके आ जाएगा टी। इसी तरीके से आप टी डी पे भी निकाल सकते हो, या तो फिर इसे निकाल लो, या फिर आप समीशन से निकाल लो, टी डी की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इस तरीके से आप ये वाला केस कर सकते हैं। इसके बाद एक आपका केस बनता है जहाँ पर आपको याद होनी चाहिए वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1 मार्क्स में आ जाती है। वो केस आपका है टॉर्शन ऑफ टेपर शाफ्ट, टॉर्शन ऑफ टेपर शाफ्ट। टॉर्शन ऑफ टेपर शाफ्ट में क्या होता है, ये इसमें आपकी इस तरीके की शाफ्ट होगी, एक टेपर, जिसका एक तरफ का डाया होगा D1, दूसरी तरफ का डाया होगा D2, ठीक है। लेंथ होगी आपकी L। अब इसमें क्या निकालना है, जाहिर सी बात हम टॉर्शन ऑफ शाफ्ट करते हैं तो शियर स्ट्रेस निकालना होगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस निकालना होगा T मैक्स, ठीक है। तो जो जिसकी वैल्यू आपकी होती है इस केस में टी मैक्स की होती है 16t अपॉन पाई डी स्मॉलर, जो सबसे छोटा, जबकि डाई स्मॉलर तो उसमें ही मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो ये आएगा आपका, ठीक है। अगर इस केस में रेशो निकालना हो तो टी मैक्स अपॉन में टी मिन, ये रेशो हो जाएगा आपका डी लार्जर अपॉन में डी स्मॉलर का क्यूब रूट, ठीक है।
हमने क्या किया है यहाँ पर इस शाफ्ट में, मतलब यहाँ पर आपका टी बी अप्लाई किया, ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर टॉर्क अप्लाई किया, उस केस में कंडीशन है ये, ठीक है। इस शाफ्ट में हमने टी बी अप्लाई किया है टॉर्क, तब आपकी इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। एक इसमें एक और फार्मूला आपका रह गया, अगर आपको थीटा निकालना है, यानी आपको निकालना है थीटा बी, ठीक है, जो कि यहाँ इस केस में होगा थीटा बी इज इक्वल टू थीटा बी ए इज इक्वल टू थीटा टोटल, क्योंकि आपके एक शाफ्ट में जो थीटा होगा वो टोटल पूरी तरीके से वही होगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, थीटा वन प्लस थीटा टू, मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन के थीटा है, इज इक्वल टू थीटा। नहीं तो सॉल्व करेंगे तो थीटा बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 32 TL अपॉन पाई जी, ठीक है, ब्रैकेट में d1 का स्क्वायर प्लस d1 d2 प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में 3 d1 का क्यूब d2 का क्यूब। ये यहाँ पर अगर हम बात करें इफ़ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d हो जाए, दैट इज़ प्रिज्मेटिक हो जाए, शाफ्ट हो जाए, तो इसका थीटा क्या आ जाएगा, आपका थीटा बी क्या आ जाएगा, वही जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं अभी तक, पीछे तक क्या लिखते आ रहे हैं हम लिखते आ रहे हैं 32 TL पाई जी डी की पावर 4। तो आपको ये वाला इम्पोर्टेंट है प्रिज्मेटिक बार के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेपर बार, ठीक है। इसी के साथ टॉर्शन में यूज़ होने वाले 1 मार्क क्वेश्चंस और उससे यूज़ होने वाले फार्मूले, वो सभी मैंने इसमें चैप्टर में कवर कर दिए हैं, टॉर्शन 2 पार्ट्स में। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो पिछली वीडियो जाकर देखे। इसी का हमारा टॉर्शन चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।